हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का कॉन्सेप्ट जिसका नाम मैंने यहां पर दिया है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये भी हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे सिलेबस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है क्या वो समझ लेते हैं। नोट करेंगे, पहले लिखेंगे मेरे साथ। लिखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग is a mathematical technique which gives optimum solution within the given business constraints। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमने। आगे लिखें, इन केस ऑफ लेस कॉन्स्ट्रेंट कोमा की फैक्टर अप्रोच may provide optimum solution, but in case of too many constraints, only linear programming can provide optimum solution। कवरेज, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मुलेशन, एंड देन सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ए, सिंप्लेक्स मेथड, बी ग्राफिकल मेथड। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल ये कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। और इस चैप्टर में मैं आपकी लूंगा 3 नंबर ऑफ क्लासेस, जिसमें से आज हमारी चल रही है ये फर्स्ट क्लास। ये बात ठीक है। फॉर्मुलेशन,
पहले तो समझते हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, 11th-12th में आपने इकोनॉमिक्स की होगी, तो वहां पर आपको सिखाया गया होगा कि हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड सप्लाई में होते हैं। रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और उन रिसोर्सेज के अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो मोर देन वन यूटिलाइजेशन। तो हमें यह सोचना पड़ता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज किया जाए जिससे कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। अच्छा, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग की होगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। ध्यान है आपको वहां पर आप कैसे करते हैं कंप्यूटेशन? सर, अगर मशीनार्स लिमिटिंग फैक्टर है तो हम एक रैंक का स्टेटमेंट बनाते हैं, नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। याद आ रहा है ना, कुछ पढ़ा होगा आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में। वहां पर हम रैंक देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, और वहां पर हम रैंक निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर मशीनार। अगर मशीनार्स लिमिटिंग फैक्टर है तो रैंक दी, और जो रैंक का फर्स्ट बेस्ट रैंक प्रोडक्ट है उसे हम सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेकंड बेस्ट, और अगर उसके बाद भी कुछ मशीनार्स बाकी रह जाते हैं देन थर्ड रैंक प्रोडक्ट। सेम सिचुएशन अगर लेबर आर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो हम निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो हम निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। ऐसा ही करते हैं आप सब। चलिए सर, ये तो हमने सीखा था वहां पर की फैक्टर, वो क्यों बता रहे हो? अब प्रॉब्लम समझें। मैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक कंपनी है, उसके पास मशीनें हैं, मशीनें किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। कंपनी 4 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और चारों प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट उस मशीन पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो मशीन लिमिटेड सप्लाई में है। मशीनार्स लिमिटिंग फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे? सर, हम निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीनार। अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मशीनार्स तो लिमिटिंग फैक्टर है ही, साथ में लेबर आर्स भी लिमिटिंग फैक्टर है। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? मैंने कहा मशीनार्स तो लिमिटिंग फैक्टर है ही, साथ में लेबर आर्स भी लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब मुझे यह बताइए कि आप कंट्रीब्यूशन पर मशीनार लेकर रैंक देंगे या कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर लेकर रैंक देंगे? क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर के केस में जो रैंक आएगी वो रैंक डिफरेंट होगी। हो सकता है मशीनार्स को लिमिटिंग फैक्टर लेते हुए अगर आपने रैंक दी हो तो हो सकता है पहला प्रोडक्ट बेस्ट है, सर इसे फर्स्ट रैंक आ रही है, यानी प्रोडक्ट ए फॉर एग्जांपल। और हो सकता है अगर लेबर आर्स को लिमिटिंग फैक्टर लेते हुए रैंक दे तो प्रोडक्ट बी फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट आए। तो अब आप मुझे ये बताइए, पहले ए बनाए या बी? ये तो मैंने सिचुएशन क्रिएट की है सिर्फ 2 लिमिटिंग फैक्टर्स। सोचिए, एक कंपनी में लिमिटेशंस तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। सर, मटेरियल भी लिमिटिंग है, लेबर आर्स भी लिमिटिंग है, मशीनार्स भी लिमिटिंग है। प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल भी लिमिटेड है, यानी कैश भी लिमिटेड है जिससे एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी। 4 तरह के रिसोर्सेज मैंने कहा लिमिटिंग फैक्टर हैं। अब मुझे बताइए कंपनी किस प्रोडक्ट को बनाए और किसे नहीं बनाए जिससे कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाए उसकी कितनी यूनिट बनाए जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब कैसे बताओगे? अब कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मेटल निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीनार निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालोगे, या कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ वर्किंग कैपिटल ऐसे निकालोगे? बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना। इसलिए मैंने कहा की फैक्टर अप्रोच सिर्फ तभी काम कर सकती है जब एक सिंगल लिमिटेशन दे रखी हो कि सर सिर्फ मशीनार से लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मशीनार निकालो, रैंक दे दो, प्रोडक्शन ऑफ टेम प्रोडक्ट मिक्स निकल जाएगा। लेबर आर्स ही लिमिटिंग फैक्टर है या मटेरियल ही लिमिटिंग फैक्टर है, ओनली इन केस ऑफ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन अगर ये लिमिटेशंस, अगर ये रिसोर्सेज एक से ज्यादा लिमिटेड हैं, सर मशीन भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, मटेरियल भी लिमिटेड है, अब की फैक्टर अप्रोच से ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता।
अब सिर्फ एक सिंगल अप्रोच हमारे पास ऐसी होगी जो हमें हर केस में ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल कर देगी, और उस अप्रोच को ही हम यहां पर नाम दे रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सोचिए जरा, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी एरिया की बात करते हैं, हर जगह हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, और हर कंपनी उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहती है। कैसे पॉसिबल है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव किया जा सके? तो ये रिसोर्सेज किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज किए जा सकते हैं, उसे निकालने के लिए, ये कंपटीशन करने के लिए सिर्फ एक सिंगल अप्रोच है जिसे हम यहां पर नाम दे रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। यहां पर कितनी सारी भी लिमिटेशंस होंगी ना, यहां पर कितने सारे भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती होगी ना, हर केस में ये अप्रोच ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दे देगी आपको। तो मैंने पहले ही कहा, पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कराया मैंने, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं। समझ आ रही है बात? यानी हर फील्ड में ये टेक्निक, ये लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई की जा सकती है, जहां पर भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वहां पर। ये देखिए जरा, मैंने यही लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मैथमेटिकल टेक्निक which gives optimum solution within the given business constraints। जहां पर constraints होंगे, ठीक है। आगे देखो, मैंने फिर क्लियर भी कर दिया, in case of less constraint key factor approach may provide optimum solution, but in case of too many constraints, लेकिन अगर जहां पर limitations बहुत ज्यादा होंगी, only LP, that is linear programming, can provide optimum solution। समझ आ रही है बात? अभी हम सीखेंगे कि कैसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं। अभी इस चैप्टर में सीखना क्या है वो समझ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सीखने के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मुलेशन का, जो कि मैंने यहां पर लिखा है, और सेकंड स्टेप है हमारे पास सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो मेथड है सिलेबस में, एक है सिंप्लेक्स मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। हाँ जी, ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसमें सिर्फ फॉर्मुलेशन ही सिलेबस का पार्ट है। यानी सॉल्यूशन की जो मैंने यहां पर मेथड्स लिखे हैं, सिंप्लेक्स मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिलेबस के अंडर नहीं कवर होते हैं। यानी इंटरमीडिएट में हमें सिर्फ फॉर्मुलेशन डिस्कस करना है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर कराया था नेटवर्किंग का, उसमें भी मैंने इसी तरह से आपको चारों कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था? पर्ट कैलकुलेशन का, क्योंकि मैंने वहां पर भी बताया था वो फाइनल में है, इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं। इसी तरह यहां पर फॉर्मुलेशन में भी इंटरमीडिएट यानी पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिर्फ फॉर्मुलेशन ही हमें डिस्कस करना है, तो सॉल्यूशन हमें कवर नहीं करना है। ये लो, मैं लिख भी देता हूं इस बात को, ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, नोट इन सिलेबस, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मुलेशन वाला पार्ट कवर करना है। इतनी बात ध्यान रहेगी। चलिए, फॉर्मुलेशन का मीनिंग क्या है वो लिखते हैं। पहले लिखिएगा प्लीज, फॉर्मुलेशन formulation means conversion of words problem into equation
format. Formulation means conversion of words problem into equation format. Full stop. In formulation, comma, following two types of functions are presented. टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले लिखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देखें ऑब्जेक्टिव may be maximize in case of profit, revenue, return. Objective may be maximized in case of profit, revenue, return, etc. Second, objective may be minimize in case of cost, comma, loss, etc. Next, objective function is presented by Z. अच्छा, दूसरे फंक्शंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फंक्शंस. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स फंक्शंस. तो दो तरह के हमारे पास यहां पर फंक्शंस हैं. एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स फंक्शंस. लिखते हैं इसे भी. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फंक्शंस आर presented in less than equal to format, because utilization of resources cannot be more than the availability, because utilization of resources cannot be more than the availability.
चलिए, ये सबसे पहला स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन जो हम सीख रहे हैं आज की क्लास में। ध्यान से समझना फॉर्मुलेशन से मतलब क्या है। आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर किया होगा और मेरे ख्याल से सबसे फर्स्ट चैप्टर वही होता था हमारे टाइम में। मुझे पता नहीं आज की डेट में इन्होंने सिलेबस कुछ रिवाइज कर दिया है तो, लेकिन ये चैप्टर होगा जरूर। इस चैप्टर का नाम था टू वेरिएबल्स इक्वेशन। टू वेरिएबल इक्वेशंस, याद आ रहा है कुछ? जहां पर आपने पढ़ा होगा कि ए की एज बी की एज से 3 टाइम्स है, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद अब ए की एज बी की एज का 2 टाइम्स रह जाएगी, दोनों की एज बताइए। इस तरह कुछ क्वेश्चंस किए थे आपने। तो क्या करते थे सबसे पहले हम इसमें, हमें प्रॉब्लम लिखी होती थी वर्ड्स में, ए की एज बी की एज अभी इतने टाइम से, फिर आफ्टर 10 ईयर्स इतने टाइम रह जाएगी, यानी प्रॉब्लम लिखी हुई है। हम इससे क्या करते थे, हम इससे इक्वेशन डिजाइन करते थे, हम इससे इक्वेशन बनाते थे। इस वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन को डिजाइन करना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। इस वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन को बनाना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। तो यानी फॉर्मुलेशन का मीनिंग क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दे रखी है उससे इक्वेशन बना लेना, बस। अच्छा, यहां पर जो इक्वेशंस बनाई जाएंगी वो कैसे बनाई जाएंगी? देखिए, 2 चीजें होंगी। एक तो होगा ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व करना चाहते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें, अब कंपनी के पास मटेरियल, लेबर, ये सारी चीजें लिमिटिंग रिसोर्सेज में है और कंपनी चाहती है कि अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, तो क्या बनाए और क्या ना बनाए, कौन से प्रोडक्ट बनाए, ए बी सी डी ई, कौन से प्रोडक्ट बनाए, इसमें से कौन से नहीं बनाए, और जो बनाए तो कितनी क्वांटिटी में बनाए। तो प्रोडक्शन करनी है, ये हमें निकालना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यानी सबसे पहले होगा एक ऑब्जेक्टिव कि कंपनी करना क्या चाहती है, एक ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या सर प्रॉफिट नहीं कॉस्ट दे रखी है, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी को अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। इसे हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये आपने खुद पहचानना पड़ सकता है। सोचो जरा, अगर प्रॉफिट दी होगी, सेल्स दी होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दी होगी, तो कंपनी क्या चाहेगी, ये सारी चीजें कंपनी की मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो, तो प्रॉब्लम होगी मैक्सिमाइजेशन। और अगर लॉस दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, तो कंपनी क्या चाहेगी, तो सर ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का मिनिमाइज कर लेना। ठीक है, अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो सर मैक्सिमम यूनिट बनाओ। अब यूनिट बनाए कहां से, रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं। तो दूसरे जो फंक्शंस होते हैं जो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। और वो फंक्शन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा। लेस देन इक्वल टू फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है, सोचिए हमारे पास मशीन है जो सिर्फ 200 आवर्स वर्क कर सकती है। अब 200 घंटे हम मशीन को चला सकते हैं, तो या तो प्रोडक्शन करते समय 200 घंटे चलाएंगे या 200 घंटे से कम चलाएंगे। ऐसा हो सकता है कि सर मशीन 200 घंटे चल सकती थी, हमने 300 घंटे चला दी, पॉसिबल है। यानी हम जो मशीन को यूटिलाइज करेंगे मशीन आवर्स, या तो वो मशीन आवर्स लेस देन 200 होंगे या वो मशीन आवर्स एग्जैक्टली 200 होंगे। मोर देन 200 तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैंने कहा जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो कभी भी अवेलेबिलिटी से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। या तो जितना अवेलेबल है एग्जैक्ट उतना ही यूज कर किया जा सकता है, या फिर जितना अवेलेबल है उससे कम यूज किया जा सकता है। अब मेरे पास है ही अगर 5000 रुपीज, तो मैं 6000 कैसे खर्च कर सकता हूं, या तो 5000 करूंगा या 5000 से कम करूंगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये कैश भी तो एक रिसोर्सेज ही है। बात समझ आती है? एक बार जरा देखना हमने लिखा क्या है। ये देखिए, फॉर्मुलेशन मींस कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन फॉर्मेट। आगे देखें, इन फॉर्मुलेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर प्रेजेंटेड। पहला फंक्शन हमने क्या लिखा है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ये जो काम हम कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और दूसरे फंक्शन मैंने क्या लिखे हैं, ये देखिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी मैक्सिमाइज इन केस ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू,
रिटर्न एटसेट्रा पहचान सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव में भी मिनिमाइज इन केस ऑफ कॉस्ट, लॉस एटसेट्रा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रेजेंटेड बाई z। ऑब्जेक्टिव को हमेशा z से डिनोट किया जाता है। सर कैसे करते हैं, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। इसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कुछ लिमिटेशंस हैं, वो पढ़ो। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फंक्शंस, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फंक्शंस आर प्रेजेंटेड इन लेस देन इक्वल टू फॉर्मेट। और लेस देन इक्वल टू फॉर्मेट में डिस्कस भी कर चुका हूं और मैंने लिख भी दिया है, पढ़ना। बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी मोर देन द अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेज को जितना है उससे ज्यादा यूटिलाइज किया ही नहीं जा सकता है, या तो उसके इक्वल यूटिलाइज होगा या उससे कम यूटिलाइज होगा। तो इसीलिए हमने यहां पर एक कौन सा साइन लगाया है, लेस देन इक्वल टू। यहां तक बात समझ आ रही है। चलिए फॉर्मुलेशन का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, वो बिल्कुल एग्जांपल जैसा ही है, इसलिए मैं कोई एग्जांपल बना नहीं रहा हूं, वहीं से देख लेते हैं। बुक से आ जाइए जरा, बुक में चैप्टर है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। पेज नंबर आप देखना चाहें तो ये पेज नंबर है 61 पर लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स X एंड Y। ए लिमिटेड 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी X, Y। The contribution for each product as calculated by the accounting department is ₹10 per unit of X and ₹15 per unit of Y। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करके दिया है कि X की 1 यूनिट अगर बनाकर सेल करें तो 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है कंपनी को, और Y की 1 यूनिट बनाने से 15 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है। Both products are processed on 3 machines M1, M2 and M3। दोनों तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 मशीनों पर प्रोसेस करना पड़ता है, जो 3 मशीनों के नाम इन्होंने M1, M2, M3 दे दिए हैं। The time required in hours by each product and total time available per week on each machine are as follows। तीनों मशीनों पर हम टोटल मैक्सिमम कितने आवर्स वर्क कर सकते हैं ये भी दे रखा है, और तीनों मशीनों पर ये दोनों प्रोडक्ट बनने में कितने कितने घंटे लेते हैं वो भी दे रखा है। टेबल देख सकते हैं, समझो जरा। अगर मशीन M1 की बात करें तो मशीन M1 पर X बनने में 3 घंटे लेता है, Y बनने में 3 घंटे लेता है, और M1 मशीन को हम मैक्सिमम 36 आवर्स ऑपरेट कर सकते हैं बस। और X बनाने के लिए सिर्फ M1 मशीन पर ही काम नहीं होगा, एक X बनाने के लिए 3 आवर्स ऑन M1, 5 आवर्स ऑन M2 एंड 2 आवर्स ऑन M3। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 5 + 2। एक X बनाने के लिए 10 घंटे काम करना पड़ता है, जिसमें से 3 घंटे मशीन M1, 5 आवर्स मशीन M2, 2 आवर्स मशीन M3, तब जाकर एक X बनेगा। इसी तरह Y बनाने के लिए भी तीनों मशीन पर प्रोसेस किया जाता है। और मैक्सिमम कितने आवर्स अवेलेबल हैं, M1 पर आवर्स अवेलेबल है 36, M2 के 50, M3 के 60। और ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी थी, ये थी पर वीक, यानी हमारे पास एक सप्ताह में कितने कितने घंटे काम किया जा सकता है वो दिया है। आगे पढ़ें। हाउ शुड द कंपनी शेड्यूल हिज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन। बता दो जरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। सर कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो मैक्सिमाइज करेंगे। हाउ शुड द कंपनी schedule his production in order to maximize contribution? Formulate the problem as a linear programming problem। इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह। देखते हैं जरा कैसे करते हैं, समझ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा पहले। लेट x1, या मेरे साथ में लिख लो ये तो, लेट x1 एंड x2
be the number of units of products X and Y respectively to be produced। मैंने एज्यूम कर लिया है x की x1 यूनिट बनानी चाहिए और y की x2 यूनिट बनानी चाहिए, यह मैंने एजम्पशन ले ली है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की बात होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर? मैक्सिमाइज, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। एक x से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है क्वेश्चन में पढ़कर बताना जरा। सर x की एक यूनिट से मिलता है ₹10 का कंट्रीब्यूशन, अभी पढ़ा था हमने। एक यूनिट से ₹10 का कंट्रीब्यूशन, हम x की कितनी यूनिट बना रहे हैं? सर हम x की यूनिट बना रहे हैं x1। अगर एक यूनिट से 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो x1 यूनिट से कितना? 10x1। और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रेजेंट करते हैं किससे? z से। z इज इक्वल टू z यानी टोटल कंट्रीब्यूशन। सर एक यूनिट से 10 रुपीज तो x1 यूनिट से 10x1 प्लस ये तो हो गया प्रोडक्ट x से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट y से एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है? सर 15 रुपीज। हम कितनी यूनिट बना रहे हैं? x2, 15x2। समझ आ रही है बात? ध्यान दो, ये हुआ प्रोडक्ट x से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन, ये हुआ प्रोडक्ट y से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन, और ये हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन हमें करना है क्या? मैक्सिमाइज। ध्यान रहेगी बात? इसे हमने कहा मैक्सिमाइज फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू इसे मैक्सिमाइज तो करें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सब्जेक्ट टू वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो समझो जरा। सर M1 मशीन लिमिटेड सप्लाई में है। अच्छा मुझे चेक करके बताओ क्वेश्चन में टेबल से, ये देखो मैं दिखा देता हूं। M1 पर X बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए, Y बनाने के लिए भी 3 घंटे चाहिए, टोटल 36 आवर्स हैं M1 पर। दिखाई दे रहा है आपको? तो मुझे बताइए एक यूनिट बनाने के लिए, X की एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए? सर 3। तो X1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए? 3x1 प्लस इसी मशीन पर M1 मशीन पर ही Y बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? सर वो भी 3 दे रखे हैं। हम कितने यूनिट बना रहे हैं? X2, 3x2। अब ये आवर्स हो गए प्रोडक्ट X के लिए, ये आवर्स हो गए प्रोडक्ट Y के लिए, और टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 36। और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे मशीन M1 कैपेसिटी कांस्टेंट। मशीन M1 की कैपेसिटी की वजह से लिमिटेशन बन रही है। इसी तरह क्या मशीन M2 के लिए बना सकते हो? हां सर, इसमें क्या है? 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू, इसके कितने आवर्स अवेलेबल है हमारे पास? सिर्फ 50। मशीन M2 कैपेसिटी कांस्टेंट, इसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। M3 मशीन के लिए भी बना लो इसी तरह, 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60। मशीन M3 कैपेसिटी कांस्टेंट, ये हमारे पास लिमिटेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपना ऑब्जेक्टिव यानी कंट्रीब्यूशन क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। एक बार जरा ध्यान से समझो। देखिए ये चल रही है मैथमेटिक्स चैप्टर की पहली लाइन में ही लिखवाया मैंने आपको। क्या लिखवाया था? ये देखो, इट्स ए मैथमेटिकल टेक्निक। ये मैथमेटिक्स चल रही है, जैसे आपने 9th 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स की भी होगी।
और जब आपने ध्यान दिया हो, जब हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो इक्वेशन सोल्व करते समय इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। यहां पर नेगेटिव आने का मीनिंग समझो। x1 और x2 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। x1 और x2 क्या है? जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसके कुछ यूनिट्स। अब आप सोचो जरा, अगर प्रोडक्ट आप कोई बनाओगे तो उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स बनेगी ना। सर 2 यूनिट बन गई, 3 बन गई, 5 बन गई, 10 बन गई। और अगर आप उस प्रोडक्ट को नहीं बनाओगे तो यूनिट कितनी बनी? 0। प्रोडक्ट है, जैसे यहां पर प्रोडक्ट एक्स है, मैं कह रहा हूं अगर कंपनी प्रोडक्ट एक्स की कुछ यूनिट बनाएगी तो कुछ यूनिट आएंगी। सर 1 यूनिट बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3, 4, 5, वो कुछ भी हो सकती हैं। और अगर एक्स की यूनिट नहीं बनाएंगे तो एक्स की यूनिट होंगी 0। कि एक्स की यूनिट ऐसा हो सकता है कि सर कंपनी कितनी यूनिट बना रही है एक्स की? सर -5। कि प्रोडक्शन कर रहे हैं नेगेटिव। क्या प्रोडक्शन कभी नेगेटिव में जा सकती है? या तो प्रोडक्शन होगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्स या वाई की यूनिट होंगी 0। नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। अब ये लिमिटेशन हम हमेशा अपने आप लगाएंगे। x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आई बात? या तो 0 से ज्यादा होगा या 0 के इक्वल होगा, 0 से कम नहीं हो सकता है। इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। कभी प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। हो गया क्वेश्चन। सर बस इतना ही करना था? क्वेश्चन में लिखा गया था ओनली फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ फॉर्मुलेशन करके देनी थी, फॉर्मुलेशन करनी थी, फॉर्मुलेशन मैंने कर दी है क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। बना सकते हो इस तरह से फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं। यहीं पर देखें क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल सा क्वेश्चन तो एग्जाम में आया भी है। अब देखना जरा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ो जरा प्लीज। ए फर्म प्रोड्यूसेस 3, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं सभी। ए फर्म प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स A, B एंड C। 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। The profit on 1 unit of type A, B and C are ₹3, 2 and 4 respectively। प्रॉफिट दे दिया है आपको। A की 1 यूनिट से ₹3 का प्रॉफिट है, B की 1 यूनिट से ₹2 प्रॉफिट, C की 1 यूनिट से ₹4 का प्रॉफिट है। A firm has 2 machines। अच्छा, the firm has 2 machines and below is given the required processing time in minutes। यहां पर आवर्स में नहीं, यहां पर मिनट्स में है। For each machine on each product। हर मशीन हर प्रोडक्ट पर कितने घंटे चलानी पड़ती है वो बता रहे हैं। अच्छा, मशीन का नाम क्या दिया है? मशीन है C, G एंड H। A बनाने के लिए 4 आवर्स ऑन मशीन G, 3 आवर्स ऑन मशीन H। B बनाने के लिए 3 आवर्स ऑन मशीन G, 3 आवर्स ऑन मशीन H। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, नीचे पढ़ना। द मशीन G एंड H आर अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 2000 मिनट्स एंड 2500 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। यहां पर वर्ड एंड और लिख लेना। 2000 मिनट्स एंड 2500 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इससे ज्यादा ये मशीनें काम नहीं कर सकती। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's। द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B's एंड 50 C's। ये कुछ और लिमिटेशन दे दी। कह रहे A की कम से कम 100 यूनिट बनानी ही पड़ेगी, मस्ट वर्ड आया है। B 200 यूनिट्स कम से कम, और C 50 यूनिट्स कम से कम बनानी पड़ेंगी। ओनली फॉर्मुलेट LPP, डू नॉट सोल्व द LPP। सिर्फ फॉर्मुलेशन करके देनी है, सॉल्यूशन नहीं करना है। देख लेते हैं। अब तो आप साथ साथ में खुद मेरे साथ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, लेट x1, x2 एंड x3। यहां पर कितने तरह के प्रोडक्ट हैं? 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के नाम क्या दिए थे? A, B
एंड सी रेस्पेक्टिवली। ए की हमने यूनिट्स एज्यूम की x1, बी की यूनिट एज्यूम की x2 और सी की यूनिट एज्यूम की x3। हाँ जी बताइए जरा, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है यहां पर भी। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ए से कितना प्रॉफिट मिलता है? 3 रुपीज का। हम कितनी यूनिट बना रहे हैं? x1, 3x1 प्लस बी की एक यूनिट से 2 रुपीज का प्रॉफिट है, 2x2 प्लस 4x3। यह हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं। और लिमिटेशन क्या है? मशीन की कैपेसिटी। जरा ध्यान देना, मशीन की कैपेसिटी कितनी कितनी है। पहले जी मशीन की बात करते हैं। जी मशीन पर ए बनाने में 4 आवर्स लगते हैं, तो यानी 4x1 प्लस बी बनाने में 3 आवर्स, 3x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू, अच्छा सॉरी आवर्स नहीं है, आवर्स नहीं थे प्लीज, ये मिनट्स हैं। तो 4 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, टोटल कितने मिनट्स अवेलेबल है हमारे पास जी मशीन पर? 2000 मिनट्स। मशीन जी कैपेसिटी कांस्टेंट मशीन जी कैपेसिटी कांस्टेंट। इसी तरह मशीन एच के लिए चेक करो जरा। मशीन एच 3x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 2500। ये मशीन एच कैपेसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा कुछ और बातें भी लिखी थी ना क्वेश्चन में, और क्या लिखा था? देखो जरा नीचे, ये देखिए, द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B's, 50 C's। इतनी यूनिट तो हमें ABC की बनानी ही पड़ेंगी, ये देखिए। तो यानी यहां पर कुछ और भी बातें बता रखी हैं। X1 किसकी यूनिट थी? A की, और A की यूनिट कम से कम 200 यूनिट होनी ही चाहिए, सॉरी 100 यूनिट्स होनी ही चाहिए, मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। तो यानी X1 की वैल्यू या तो 100 होनी चाहिए या 100 से ज्यादा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसी तरह X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, या तो X2 की वैल्यू यानी प्रोडक्ट B की यूनिट्स या तो 200 होनी चाहिए, 200 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। और लास्ट X3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 यूनिट्स। इसके सामने आप लिख सकते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इतनी यूनिट बनानी ही पड़ेंगी, मस्ट प्रोड्यूस वर्ड था। और लास्ट में x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया, आप ये कांस्टेंट हमेशा हर क्वेश्चन में लगाकर चलेंगे ही। जरा ध्यान दें सर, इसका मीनिंग ही क्या रह गया? जो हम पहले ही कह रहे हैं x1 की वैल्यू 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो 0 से तो ज्यादा होगी ही। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम मैं क्या कह रहा हूं वो समझो। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स बहुत सारे हैं और हमारा सॉल्यूशन वो होगा जो इन सभी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता होगा। तो आप ये 0 वाला कॉन्स्टेंट हमेशा ही हर क्वेश्चन में लगाकर चलेंगे ही, ध्यान रहेगी ये बात। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चलें, देखिए फॉर्मुलेशन क्या है वो समझ आ गया, आपको इक्वेशन ड्रॉ करनी है। पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़ें, फिर मैं पढ़ाऊंगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए। पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3,
चलो मैं भी पढ़वा देता हूं, ध्यान से पढ़ना। ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए प्रोडक्शन प्लानर इन लिकर प्लांट। लिकर प्रोडक्शन प्लानर है, लिकर बनाता है, उसके सामने कुछ प्रॉब्लम है जो कि वो फेस कर रहा है। ही हैज टू बोटलिंग मशीनिंग प्रोसेस एक्स एंड वाई। बोतल को प्रोसेस करने के लिए उसके पास दो मशीनें हैं, एक्स एंड वाई। वो मशीन कहो आप प्रोसेस कहो, बात एक ही है। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, ध्यान देना जरा, मशीन एक्स मशीन वाई। अच्छा यहां पर लिखा है क्वार्टर, लिकर प्रोडक्शन प्लानर है, और यहां पर लिखा है हाफ। फिर क्वार्टर का मीनिंग ही बता रहे हैं, क्वार्टर से मतलब क्या है 250 ml बोतल, और हाफ से मतलब क्या है 500 ml बोतल। अब जो पीते हैं वो डिस्प्यूट मत करने लग जाना कि सर एक क्वार्टर में 250 ml कब आता है। बात समझ आ रही है? तो जैसा यहां पर लिखा है हम बिल्कुल वैसा ही लेकर चलेंगे। क्वार्टर बोतल का मतलब क्या होगा 250 ml बोतल, और हाफ का मतलब क्या होगा 500 ml बोतल। हाँ सही कह रहे हो। क्या कह रहे हैं सर? ये हो गया सर पौवा और ये हो गया अद्धा। चलिए पढ़े आगे। मशीन एक्स किस तरह से यहां पर डेटा दिया है वो देखें। मशीन एक्स 250 ml बोतल अगर मशीन एक्स पर प्रोसेस करें तो यहां पर क्या लिखा है 100 पर मिनट। इसका मीनिंग क्या है 100 पर मिनट, मतलब अगर मशीन एक्स पर क्वार्टर बोतल प्रोसेस की जाए तो 1 मिनट में 100 बोतल प्रोसेस हो जाती हैं। उल्टा दे रखा है यहां पर, समझ आ रही है क्या बात? अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पर क्या लिखा था, वहां पर लिखा था 1 यूनिट में कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट में कितना टाइम लगता है, और यहां पर क्या दे रखा है 1 मिनट में कितनी यूनिट बनती हैं। उल्टा दिया हुआ है बिल्कुल। अच्छा सिर्फ एक्स मशीन से ही काम थोड़ी ना चलेगा, वाई मशीन पर भी तो प्रोसेस करनी पड़ेगी। 1 मिनट में यही क्वार्टर बोतल 60 प्रोसेस हो जाती हैं मशीन वाई पर। ये देखिए रहा, समझ आ रही है बात? और अगर हाफ बोतल प्रोसेस की जाए तो मशीन एक्स पर 1 मिनट में 40 बोतल्स और मशीन वाई पर 1 मिनट में 75 बोतल्स, और बोतल कंप्लीट तब होंगी जब दोनों मशीनों पर प्रोसेस हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? आगे देखते हैं। ईच मशीन कैन रन 8 hours पर डे 5 days पर वीक। एक मशीन एक दिन में 8 घंटे काम करती है, सप्ताह में 5 दिन, तो कितने घंटे हो गए? अगर डेली 8 घंटे सप्ताह में 5 दिन तो 8 into 5 कितना हो गया 40 hours। प्रॉफिट ऑन एन क्वार्टर दैट इज 250 ml बोतल इज ₹1 and on half that is 500 ml bottle is ₹1.5। एक क्वार्टर से प्रोडक्शन प्लानर को ₹1 का प्रॉफिट होता है, हाफ से 1.5 का प्रॉफिट होता है। वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक, ड्रिंक की बात आ गई है, ध्यान से समझें। देखिए खाली बोतलें थोड़ी ना बेचनी है, उसने ग्लास बोतल्स हाफ की बना ली है, क्वार्टर बना ली है, खाली थोड़ी ना बिकेंगी, उनमें ड्रिंक भी तो फिल करके बेची जाएगी। ये क्या लिखा है वीकली प्रोडक्शन, एक सप्ताह में कितनी ड्रिंक प्रोड्यूस की जा सकती है। वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 1,3,12,500 ml एंड द मार्केट कैन एब्जॉर्ब 25,000 क्वार्टर्स that is 250 ml bottle and 7,000 half that is 500 ml bottle per week। एक सप्ताह में मार्केट में 25,000 से ज्यादा क्वार्टर नहीं बेचे जा सकते। एक सप्ताह में मार्केट में 7,000 से हाफ नहीं ज्यादा बेचे जा सकते। ये क्वेश्चन में लिखा है। अब एक बात बताओ, अगर 25,000 से ज्यादा क्वार्टर बिकेंगे ही नहीं तो बनाने का कोई फायदा है? 7,000 हाफ से ज्यादा बिकेंगे ही नहीं तो बनाने को कोई बेनिफिट होगा? इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। आगे देखिए, द प्लानर विशेस टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इसे बताने वाली क्या बात है, ऊपर ही जब हमें पता चल गया था क्वार्टर से ₹1 का प्रॉफिट है और हाफ से 1.5 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना प्रोडक्शन प्लानर का ऑब्जेक्टिव होगा।
The planner wishes to maximize his profit, subject of course to all the production and marketing restrictions. Profit maximize करना है सभी restrictions को consider करते हुए, सभी restrictions को satisfy करते हुए। तो कुछ production restrictions है और कुछ marketing restrictions है। Production restrictions क्या है? हमारे पास production करने के लिए मशीनें लिमिटेड हैं, हमारे पास production करने के लिए ड्रिंक की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। और मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है? 25,000 से ज्यादा क्वार्टर नहीं बिकेंगे और 7,000 से ज्यादा हाफ नहीं। तो दोनों तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कह रहे हैं इसकी फॉर्मुलेशन कीजिए। कर सकते हो क्या फॉर्मुलेशन? सर क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी सा हो गया है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में ही है। जब सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा फिर प्रॉब्लम खत्म। लेकिन फॉर्मुलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन दिखाई देगा और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर लोगे मतलब मार्क्स मिलने ही नहीं है। समझ लीजिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 3, let x1 and x2 be the number of quarter, that is 250 ml bottles and half, that is 500 ml bottles respectively। समझ आई बात? मैंने एज्यूम कर लिया है कि क्वार्टर बोतल बनाना चाहिए 250 ml वाली बोतल बनानी चाहिए x1 और हाफ वाली बोतल बनानी चाहिए x2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। क्या ऑब्जेक्टिव है? मैक्सिमाइज। एक क्वार्टर से कितना प्रॉफिट था? 1 रुपए का। तो 1x1, पहले z तो लिखो, z इज इक्वल टू 1x1 प्लस 1.5x2। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि मैक्सिमाइज करना है। अब क्या? सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू फंक्शन कैसे बनाएं? यहां पर तो बात कुछ समझ ही नहीं आ रही। देखना जरा, यहां पर तो कुछ और ही तरह से दे रखा है। कह रहे हैं एक्स मशीन पर अगर 1 मिनट में क्वार्टर बोतल बनाए तो 100 बोतल बनेगी और उसी 1 मिनट में अगर हाफ बोतल बनाए तो 40 बोतल बनेगी। और ये मशीन कितने घंटे काम कर सकती है? 8 आवर्स फॉर 5 डेज इन ए वीक। अब कैसे निकालें? ध्यान से समझना, मैं कैसे कंप्यूट करूंगा देख लो। पहले मैं बात कर लेता हूं एक पर्टिकुलर मशीन की। ये लो, पहले मैं बात कर लेता हूं मशीन एक्स के लिए। सिर्फ एक मशीन के लिए लेकर चल रहा हूं, मशीन एक्स। क्वार्टर, हाफ। ध्यान देना जरा, 1 मिनट में मशीन एक्स पर कितनी क्वार्टर बोतल बनती हैं? 100 बोतल। बात को जरा ध्यान से सुनना, यानी 100 बोतल प्रोसेस करने में 1 मिनट। ये दे रखा है हमें 100 बोतल प्रोसेस करने में 1 मिनट। तो मुझे बताइए अगर 100 बोतल बनाने में 1 मिनट लगेगी तो 1 बोतल बनाने में कितनी मिनट लगेगी? सर 1 बोतल बनाने में यानी 1/100 मिनट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें क्या डाउट है? इसी तरह सोचो, हाफ बोतल 1 मिनट में बनती है मशीन एक्स पर। देख रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। मशीन एक्स पर ये रही, हाफ बोतल बनती है 40 बोतल पर मिनट।
ये लो, 40 bottles in 1 minute, देन 1 बोतल में कितना टाइम लगेगा? 1/40 मिनट। इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान दो, एक क्वार्टर बनाने में 1/100 मिनट, हमें कितने क्वार्टर बनाने हैं? x1, तो ये क्या हो गया? 1/100 x1। ये क्या निकाल दिया मैंने? मशीन x की वो मिनट्स जो क्वार्टर बनाने में कंज्यूम होंगी, प्लस एक हाफ बनाने में 1/40 मिनट, ये एक हाफ का है, हमें कितने हाफ बनाने हैं? x2, तो ये हो जाएगा 1/40 x2। ये किस में चल रहा है टाइम? मिनट में। ये टाइम आ गया मशीन x का क्वार्टर बनाने में, ये टाइम आ गया मशीन x का हाफ बनाने में, और मैक्सिमम कितने टाइम काम किया जा सकता है? 8 आवर्स इंटू 5 डेज। ध्यान से, ये मिनट था, ये मिनट में है, तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट करो। क्या कर दें? आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट्स। चलिए बताइए जरा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम? इसका एलसीएम आ जाएगा 200। सोल्व करना जानते हो ना मैथमेटिकली? ये तो ये बनेगा सर 2x1 प्लस, और ये बनेगा 5x2 लेस देन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आ गया? 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 60 2400। इस 200 को इधर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 200 को वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया? 4,80,000 बन गया। देखो कांस्टेंट। क्या इसी तरह आप, जैसे मैंने मशीन x के लिए बनाया है यहां पर, क्या आप मशीन y के लिए नहीं कंप्यूटेशन कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगी। अब तो बनाओ फटाफट से। ये लीजिए, मशीन y, सेम उसी तरह यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वार्टर, हाफ। मशीन y पर 1 मिनट में कितने क्वार्टर बनते हैं? मशीन y पर 1 मिनट में कितने क्वार्टर पूछ रहा हूं मैं? ये देखिए सर, 60 क्वार्टर और 75 हाफ। 60 और 75 यानी 60 बोटल्स इन 1 मिनट, देन 1 बोतल इन 1/60 मिनट्स। इसी तरह हाफ के लिए कर लो, 75 बोटल्स इन 1 मिनट, देन 1 बोतल इन 1/75 मिनट्स। टोटल ये मशीन कितने घंटे काम कर सकती है? सेम, ये लीजिए, इसका भी कांस्टेंट बना देते हैं, 1/60 x1 प्लस 1/75 x2 लेस देन इज इक्वल टू 1/60 x1 प्लस 1/75 x2 लेस देन इज इक्वल टू 8 आवर्स इंटू 5 डेज इंटू 60 मिनट्स। इधर से भी एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा इसका एलसीएम? सर इसका एलसीएम आएगा 300। ये क्या बनेगा? 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 2400 मिनट्स। इस 300 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 7,20,000। देखिए, मशीन x का कांस्टेंट मैंने बना दिया है, मशीन y का कांस्टेंट मैंने बना दिया है, और क्या दिया था इन्होंने? ड्रिंक की कैपेसिटी भी लिमिटेड दे रखी थी, और ड्रिंक कितनी प्रोड्यूस की जा सकती थी देखना जरा। ड्रिंक के लिए देखिए दे रखा
ड्रिंक के लिए क्या दिया था, ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 1,03,12,500 ml, ये दे रखा है। बनाइए जरा इसका कांस्टेंट भी। ड्रिंक कैपेसिटी बताओ जरा मुझे, एक क्वार्टर बोतल में कितनी ड्रिंक की बात की है इन्होंने, 250 ml। अगर एक क्वार्टर में ही 250 ml फिल कर देंगे तो हम क्वार्टर बना कितने रहे हैं, x1 क्वार्टर। अगर एक क्वार्टर में 250 तो x1 क्वार्टर में कितनी, 250 x1 ml। इतनी ड्रिंक आ गई क्वार्टर में। हाफ में कितनी, 500 x2 ml। और टोटल कैपेसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 1,03,12,500 ml। आप चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन 250 से डिवाइड हो जाएगी। देखो जरा, x1 प्लस 250 से डिवाइड कर रहा हूं, 2x2 लेस देन इज इक्वल टू, इसे 250 से डिवाइड करना, 1,03,12,500 डिवाइड बाई 250, 41,250 बन गया कांस्टेंट भी। क्या और भी कोई लिमिटेशंस दे रखी थी, हाँ अब दे रखी थी मार्केट रिस्ट्रिक्शंस। मार्केट रिस्ट्रिक्शंस क्या लिखा था, क्वार्टर कितने से ज्यादा नहीं बेचे जा सकते, 25,000 से। तो x1 लेस देन इक्वल टू 25,000। समझ आया, यानी x1 जो यूनिट्स हैं या तो 25,000 हो या 25,000 से कम हो, ज्यादा नहीं हो। क्यों, ज्यादा बिकेंगे ही नहीं। लिखा था ना, मार्केट कैन एब्जॉर्ब। ये देखो फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए ये लिखा, द मार्केट कैन एब्जॉर्ब 25,000 क्वार्टर दैट इज 250 ml एंड 7,000 हाफ दैट इज 500 ml पर वीक। इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। तो या तो इतना बनाओ या इससे कम, ज्यादा बिकेगा ही नहीं, तो बनाने से फायदा क्या है। इसी तरह x2 लेस देन इक्वल टू 7,000 हो गया। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, इस तरह से मेरा मतलब क्या है, आपने ध्यान दिया मैंने बीच बीच में हेडिंग डालकर बहुत सारी कंप्यूटेशन की है। जैसे हमने यहां पर ये कंप्यूटेशन की है बीच में, फिर हमने और भी कंप्यूटेशन किए, यहां पर ये कंप्यूटेशन की है, जबकि पिछले दो क्वेश्चन में इस तरह की कंप्यूटेशन हमें नहीं करनी पड़ी। जब इस तरह बीच बीच में कंप्यूटेशन करनी पड़ती है तो लास्ट में हम एक बार अपना फाइनल सॉल्यूशन दोबारा से लिख कर दिखाएंगे, दोबारा से लिख कर दिखाएंगे। ये लो, मैक्सिमाइज क्या था, z इज इक्वल टू 1x1 प्लस 1.5x2। सब्जेक्ट टू क्या थे हमारे, सब्जेक्ट टू थे हमारे 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इज इक्वल टू, ये था 4,80,000। सेकंड था मशीन वाई का, उसमें क्या निकाला था हमने, अभी तो निकाला था कुछ देरी पहले, 5x1 प्लस 4x2 लेस देन इज इक्वल टू 7,20,000। फिर हमने ड्रिंक की बनाई x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 41,250, x1 लेस देन इज इक्वल टू 25,000, x2 लेस देन इज इक्वल टू 7,000। और लास्ट में मैंने एक आपको अपने आप से लगाना बताया था, x1, x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। या तो हम ये बोतल बनाएंगे तो कुछ बनेगी, नहीं बनाएंगे तो 0। नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, इसे हमने नाम दे दिया क्या, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। बन गया ये भी क्वेश्चन।
कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या इसमें? आनी तो चाहिए नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। चले इससे आगे, फॉर्मुलेशन समझ आ रही है। हर बार हर क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले दो क्वेश्चन आपको सिंपल लगे तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा, वो तो आप खुद बना सकते हो। वो क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसी तरह पहले आप पढ़ेंगे और सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा आप लोगों ने? चलो पढ़ते हैं फिर से। A company manufactures two types of products, X and Y. When preparing the 2011 budget, it was found that the limitations on capacity were represented by the following weekly production. Underline करें, limitation on capacity were represented by the following weekly production. प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है और वो कैसे प्रेजेंट किया आपको देखना। डिपार्टमेंट फाउंड्री एंड असेंबली, दो डिपार्टमेंट दिए हैं। पहला प्रोडक्ट लिखा है एक्स, दूसरा प्रोडक्ट है वाई। ध्यान से समझना प्लीज। फाउंड्री डिपार्टमेंट में अगर एक्स प्रोडक्ट बनाया जाए तो 160 यूनिट्स बन सकती हैं, और फिर बीच में क्या है और, अगर वाई बनाया जाए तो 240 यूनिट्स बन सकती हैं। अब तक के क्वेश्चन जो किए और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है क्या? जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए उसमें क्या दे रखा था कि सर ये डिपार्टमेंट है या ये मशीन है, इसमें इतने आवर्स हैं और इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने इतने आवर्स लगते हैं। यहां पर ऐसा दिया ही नहीं है। फाउंड्री डिपार्टमेंट में कितने आवर्स वर्क किया जा सकता है नहीं बताया। फाउंड्री डिपार्टमेंट में एक्स की 1 यूनिट और वाई की 1 यूनिट बनाने में कितने कितने आवर्स लगेंगे ये भी नहीं बताया। किस तरह से रिस्ट्रिक्शन बताइए यहां पर। कहते हैं फाउंड्री डिपार्टमेंट में इतने आवर्स हैं कि अगर उसमें सिर्फ एक्स बनाएंगे ना तो 160 यूनिट्स बन सकेंगी, और यदि वाई बनाएंगे तो 240 यूनिट्स बनेंगी। इस तरह से दिया है। इसी तरह आप देखेंगे जरा मशीन शॉप में, मशीन शॉप में अगर एक्स को प्रोसेस करेंगे तो 200 यूनिट्स की कैपेसिटी है, और अगर वाई को प्रोसेस करेंगे तो 150 यूनिट्स की कैपेसिटी है। आगे तो आपको दे दिया है कंट्रीब्यूशन पर मॉडल, एक एक्स से 200 का और एक वाई से 150 का कंट्रीब्यूशन कंपनी को रिसीव होता है। इन एडिशन, इसके अलावा द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडल एक्स वाज इन शॉर्ट सप्लाई। इसके अलावा एक्स मॉडल बनाने के लिए, एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में है। एंड ओनली सफिशिएंट फॉर 140 यूनिट्स पर वीक कुड बी गारंटीड फॉर द ईयर। और एक पीरियड के अंदर सिर्फ 140, एक साल के अंदर सिर्फ 140 यूनिट्स के मटेरियल की गारंटी है बस। यानी 1 यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगता है नहीं बताया, कितना मटेरियल अवेलेबल है नहीं पता। कहते हैं इतना मटेरियल है कि 140 यूनिट्स पर काम किया जा सकता है प्रोडक्ट एक्स की। सेम उसी तरह जैसे रिसोर्सेस की बात की थी। डिटरमाइन द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, फॉर्मुलेट द एलपी प्रॉब्लम। सिर्फ आपने फॉर्मुलेशन ही करनी है बस। फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम की, आपको फिर यहां पर कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए। सबसे पहला काम तो आप कर ही सकते हैं, जो हम एजम्पशन वाली लाइन लिखते हैं। लिखिए लेट x1 एंड x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स of products X and Y respectively। अब क्या मैक्सिमाइज, क्योंकि क्या दिया है यहां पर कंट्रीब्यूशन दे रखा है।
मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक x से कितना कंट्रीब्यूशन था 200x1 प्लस 150x2। ठीक है, अब क्या लें सब्जेक्ट टू। अब सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन तो है हमारी फाउंड्री डिपार्टमेंट। फाउंड्री डिपार्टमेंट क्या लिखा था, आर्स हमें बताए नहीं, कितने आर्स लगते हैं अभी नहीं दिए, दे रखा है 160 यूनिट बन सकती हैं एक्स की या फिर 240 यूनिट्स बन सकती हैं वाई की, इतना टाइम है। कितने आर्स है मुझे नहीं पता। देखिए जरा मैं क्या करूंगा, लेट टोटल आर्स अवेलेबल इन फाउंड्री देखिए x की यूनिट कितनी दे रखी थी, x की यूनिट दे रखी है 160 और y की यूनिट दी है 240। तो टोटल आवर्स में एज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या अपने आप एज्यूम कर सकता हूं। देखिए कोई भी ऐसी फिगर एज्यूम कीजिए जो 160 और 240 दोनों से डिवाइड की जा सकती हो। आपने मेरी बात को उल्टा सुन लिया है, ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने, कोई भी ऐसी फिगर जो 160 और 240 दोनों से डिवाइड की जा सकती हो। तो ऐसी कोई फिगर है जो 160 और 240 दोनों से डिवाइड हो जाए, ये लो मैं लिख देता हूं 480। क्या 480 160 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। क्या 480 240 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ। सीधी सी बात अगर शॉर्टकट में कहूं तो 160 और 240 का एलसीएम ले लो ना। एलसीएम 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में। चलिए मैंने टोटल आवर्स एज्यूम कर लिए फाउंड्री डिपार्टमेंट में 480। सर आप ऐसे कैसे एज्यूम कर सकते हो, अभी मैं दिखा दूंगा। टोटल आवर्स मैंने एज्यूम किए 480 आवर्स और क्वेश्चन में लिखा है अगर हम फाउंड्री डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्स बनाएं, क्योंकि एक्स और वाई की यूनिट्स के बीच में वर्ड क्या थे, यहां पर वर्डिंग थी बीच में और, अगर सिर्फ एक्स बनाए तो 160 यूनिट और अगर सिर्फ वाई बनाए तो 240 यूनिट्स। अब सोचकर बताओ, अगर सिर्फ एक्स बनाए तो 160 यूनिट्स, टोटल आवर्स मैंने कितने एज्यूम किए हैं 480, यानी 480 के 480 आवर्स में अगर एक्स बनाया जाए तो एक्स की 160 यूनिट बनेगी और अगर 480 आवर्स में एक्स की 160 यूनिट बनेगी तो एक यूनिट बनाने में इसका मतलब कितना टाइम लगता होगा, निकाल सकते हो। देखो जरा, आवर्स पर यूनिट ऑफ एक्स 480 आवर्स हैं, 160 यूनिट बन सकती हैं इनमें, इसका मतलब एक यूनिट बनाने में लगते होंगे 3 घंटे। इसी तरह अगर मैं निकालूं आवर्स पर यूनिट ऑफ वाई, तो इन्हीं 480 आवर्स में अगर वाई की यूनिट बनाए तो कितनी दे रखी थी 240, इसका मतलब इसमें लगते होंगे 2 घंटे। बात समझ आई क्या। देखिए जो इंफॉर्मेशन इन्होंने हमसे नहीं दी थी वो हमने इस तरह से कंप्यूट कर ली। हमें चाहिए क्या था, इसे बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, इसे बनाने में लगते हैं 2 आवर्स, टोटल आवर्स अवेलेबल है 480। क्या आप इक्वेशन नहीं बना सकते हो, देखो बन तो गई 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 480, बना दी इक्वेशन। सर लेकिन ये 480 तो आपकी एज्यूम की हुई फिगर थी, मैं कह रहा हूं आप कुछ और एज्यूम करके देख लो, इक्वेशन यही आ जाएगी। फिर भी सर हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस पूरी इक्वेशन को 480 से डिवाइड कर दो, कर सकते हो, क्योंकि 480 आपको लग रहा है कि सर अपने आप एज्यूम की थी, ये लीजिए 480 अपने आप एज्यूम की थी, मैं कह रहा हूं पूरी इक्वेशन को 480 से डिवाइड कर देते हैं।
देखिए जरा क्या बनेगा, x1 अपॉन 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 160 प्लस x2 अपॉन 2 से ये कैंसिल होगा, ये आ गया 240 लेस देन इक्वल टू, और ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। देखिए बन गई इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आप इसे चाहते तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां तक करो, यहां तक करके दिखा दो, कुछ भी एज्यूम करके देख लेना, इक्वेशन यही बनकर निकल कर आएगी। जिस तरह मैंने कंप्यूटेशन की है फाउंड्री के लिए, क्या दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था, मशीन शॉप, क्या उसके लिए इसी तरह से एक इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ सर, अब तो हम बना लेंगे, बनाइए। ये लीजिए, मशीन शॉप के लिए बना रहा हूं। यहां पर भी एज्यूम करना पड़ेगा, लेट टोटल आवर्स अवेलेबल इन मशीन शॉप, कितनी कितनी यूनिट्स दी थी देखना। हाँ जी, यहां पर थी 200 यूनिट्स और यहां पर थी 150 यूनिट्स। कोई भी ऐसी वैल्यू जो 200 और 150 दोनों से डिवाइड हो जाए, कौन सी वैल्यू है? 600। 600 200 से डिवाइड हो जाएगी, 600 150 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक बात है, ये लो। तो यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कितने आवर्स, 600 आवर्स। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटेशन कर रहे हैं आप। ये लो, आवर्स पर यूनिट ऑफ एक्स। अब इन 600 आवर्स में अगर हम सिर्फ एक्स ही बनाएं तो कितनी यूनिट बन सकती हैं? 200 यूनिट्स। ये कितना आ गया? 3 आवर्स पर यूनिट। इसी तरह आवर्स पर यूनिट ऑफ वाई। इन्हीं 600 आवर्स में वाई की कितनी यूनिट बन सकती हैं? 150। ये कितना आया? 4 आवर्स पर यूनिट। इक्वेशन बना सकते हो, बन गई। इक्वेशन बनाने में क्या है, 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 600। 600 आपको नहीं दे रखा था, आप चाहे पूरी इक्वेशन को 600 से डिवाइड कर दें। 3x1 डिवाइड बाई 600 प्लस 4x2 अपॉन 600 लेस देन इक्वल टू 600 अपॉन 600। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा x1 अपॉन 200 प्लस x2 अपॉन 150 लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में कुछ और भी बताया था क्या? ये देखिए, कहां पर पढ़ रहा हूं मैं? यहां पर पढ़ो जरा। इन एडिशन द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडल एक्स वाज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली सफिशिएंट फॉर 140 यूनिट्स पर वीक कुड बी गारंटेड फॉर द ईयर। तो ये पर वीक ही तो चल रहा है क्वेश्चन, ये सारा काम पर वीक ही तो था। यहां पर भी तो वीकली प्रोडक्शन ही थी, लिखी हुई थी। कह रहे मटेरियल जो एक्स बनाने के लिए है, दोनों के लिए नहीं, सिर्फ एक्स मॉडल बनाने के लिए मटेरियल जो है वो भी लिमिटेड सप्लाई में है। और कितना अवेलेबल है? कह रहे हैं सिर्फ एक्स की 140 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। मटेरियल कांस्टेंट, अगर मटेरियल एक्स के लिए लिमिटेड है तो x1 की 140 यूनिट से ज्यादा बन ही नहीं सकती। इसके लिए क्या सोचना है, तो सीधा ही बन गया। मेरे पास सिर्फ 140 यूनिट्स का मटेरियल है तो मैं 140 यूनिट से ज्यादा बना ही नहीं सकता हूं। या तो 140 बनेगी या 140 से कम बनेगी, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन में और कुछ बाकी रह नहीं गया है। और ये मैंने आपको बताया कि जब बीच में आप कंप्यूटेशन करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन को आप बिल्कुल क्लियर लास्ट में लिख कर दिखाएंगे। ये लीजिए, ऑब्जेक्टिव था हमारा मैक्सिमाइज, सिर्फ ऊपर से कॉपी करना है। यहां पर ये था 2z
इज इक्वल टू 200x1 प्लस 150x2। सब्जेक्ट टू, पहले क्वेश्चन बनाए हमने x1 अपॉन 160 प्लस x2 अपॉन 240 लेस देन इक्वल टू 1, फिर x1 अपॉन 200 प्लस x2 अपॉन 150 लेस देन इक्वल टू 1, x1 लेस देन इक्वल टू 140, ये मेटेरियल का बनाया था अभी हमने। और लास्ट में क्या बता रखा है मैंने, x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन, समझ आ रही है फॉर्मुलेशन। आ जाएंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे प्लीज। देखिए, जो माइंड एप्लीकेशन का काम है वो फॉर्मुलेशन में ही है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट लेवल पर फॉर्मुलेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि मैं आपको पढ़वाता हूं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट इंटर सिलेबस में एग्जाम में पूछा गया था। पढ़ेंगे ध्यान से। 4 products A, B, C and D have ₹5, ₹7, 3 and 9 profitability respectively. कंपनी 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। पर यूनिट हर प्रोडक्ट से मिलने वाला प्रॉफिट आपको दे रखा है। ABCD की पर यूनिट 5, 7, 3 एंड 9। फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई ऑफ 800 kg इज रिक्वायर्ड बाय A, B, C एंड D at 4 kg, 3 kg, 8 kg and 2 kg respectively per unit। सबसे पहले लिमिटेशन दे दी है, कह रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को बनाने में एक फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है। टोटल हमारे पास 800 kg अवेलेबल है और कितना कितना कंज्यूम होता है एबीसीडी में, 4, 3, 8 एंड 2 kg पर यूनिट। यानी इससे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बन जाएगा मेटल फर्स्ट की अवेलेबिलिटी का। आगे देखें तो सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल हैज लिमिटेड सप्लाई ऑफ 300 kg। ये लो, सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल की बात, यानी जरूरी थोड़ी ना एक तरह के प्रोडक्ट में या कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल ही यूज किया जाता हो। सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, एक से ज्यादा तरह के मटेरियल भी यूज किए जा सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल की बात की है, कह रहे हैं ये 300 kg अवेलेबल है एंड इज फॉर ए, बी, सी एंड डी एट 1 kg, 2 kg, 0 kg एंड 1 kg पर यूनिट। इसकी भी रिक्वायरमेंट पर यूनिट आपको दे दी गई है। सप्लाई ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज अनलिमिटेड। फर्स्ट टाइप मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में है, सेकंड टाइप मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में है। कह रहे हैं बाकी मटेरियल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मटेरियल चाहे उतना मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, तो यानी इनकी कोई लिमिटेशन नहीं। Machine hours available are 500 hours and requirements are 8, 5, 0 and 4 hours for A, B, C and D each per unit। A की एक यूनिट बनाने में 8 घंटे मशीन पर काम करना पड़ता है, B में 5 आवर्स, C में लिखा है 0, मतलब C बनाने के लिए मशीन पर वर्क नहीं किया जाता, और D में 4 आवर्स। टोटल मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 500। Labor hours are limited to 900 hours and requirements are 3, 2, 1 and 5 hours for A, B, C and D respectively। ये लीजिए, लेबर आवर्स भी लिमिटेड सप्लाई में है। कितने आवर्स अवेलेबल है, 900। टोटल अभी तक कितनी लिमिटेशंस दे दी हैं इन्होंने, 4। मेटेरियल फर्स्ट, मेटेरियल सेकंड, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। हाउ शुड ए फर्म अप्रोच सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी को किस तरह काम करना चाहिए जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉब्लम तो मैक्सिमाइजेशन है ही।
फॉर्मुलेट दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सोल्व द एलपीपी। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कहते हैं आपने सिर्फ फॉर्मुलेशन करके देनी है, सॉल्यूशन आपने नहीं करना है। अभी जो हमने दो क्वेश्चन किए उसमें जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया था वो एक टेबल फॉर्मेट में दे रखा था। यहां पर इन्होंने टेबल ना देकर सीधा पैराग्राफ वाइज लिख दिया है, तो टफ हो गया है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर किसी को पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम आती है तो ये देखो, मैं इसे टेबल फॉर्मेट में भी बनाकर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। पहले लिख ही लेते हैं। ये देखिए, हमें प्रोडक्ट कितने दिए हैं इन्होंने? ए, बी, सी, डी। इन्होंने हमें बताया प्रॉफिट पर यूनिट कितना कितना है। ए से ₹5, बी से ₹7, ₹3 एंड ₹9। फिर क्या लिखा था? फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई ऑफ 800 kg इज रिक्वायर्ड बाय ए, बी, सी एंड डी एट 4 kg, 3 kg, 8 kg एंड 2 kg रेस्पेक्टिवली पर यूनिट। मटेरियल फर्स्ट केजी में दे रखा है, कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 kg, 3 kg, 8 kg, 2 kg। और टोटल अवेलेबिलिटी क्या दे रखी है इन्होंने? कहते हैं ये मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है 800 kg। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसी क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट में रख रहा हूं ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके। इसी तरह इन्होंने बात की एक सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल की। क्या लिखा था? सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल हैज ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ 300 kg। ये हमारे पास 300 kg अवेलेबल है। कितना कितना चाहिए? फॉर ए, बी, सी एंड डी एट 1 kg, 2 kg, 0 kg एंड 1 kg। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? यानी सी बनाने के लिए सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे पढ़ें। Supply of other types of material consumed as is unlimited. Machine hours available are 500 hours and requirements are 8, 5, 0 and 4 hours for A, B, C and D each per unit. ये लो, मशीन आवर्स कितनी कितनी रिक्वायरमेंट दी है मशीन आवर्स की? 8 hours, 5 hours, 0 इसमें चाहिए ही नहीं और डी में 4 hours। और ये टोटल आवर्स दिए कितने हैं हमें? 500 hours। आगे पढ़ेंगे तो लेबर आवर्स भी था। लेबर आवर्स आर लिमिटेड टू 900 hours। लेबर आवर्स टोटल 900 hours हैं और रिक्वायरमेंट है 3, 2, 1 एंड 5। हमें फॉर्मुलेशन करनी है इस तरह से जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए यानी हमें क्या बताना है? एबीसीडी की कितनी कितनी यूनिट बनाए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और यूनिट निकाल कर नहीं देनी है, सिर्फ फॉर्मुलेशन करके देनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। ये लीजिए, लेट x1, x2, x3 and x4 be the number of units of products A, B, C and D respectively to be produced। हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया है
कि ए की हम x1, बी की x2, सी की x3 और डी की x4 यूनिट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो ये लीजिए मैक्सिमाइज, इससे डिनोट करते हैं z से। बताइए ए से पर यूनिट प्रॉफिट कितना था? ऊपर लिखा है मैंने 5 रुपीज। अगर पर यूनिट 5 है तो हम यूनिट बना रहे हैं x1, कितना हो जाएगा? 5x1 प्लस बी से पर यूनिट प्रॉफिट 7x2 प्लस सी से 3x3 प्लस 9x4। और ये प्रॉफिट हमें करके देना है क्या? मैक्सिमाइज। तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट टू। सबसे पहले मटेरियल की बनाते हैं, मेटेरियल फर्स्ट। देखना जरा मटेरियल फर्स्ट के बारे में क्या बताया था। मटेरियल फर्स्ट 4382 kg लगेगा और टोटल अवेलेबल है 800 kg। बना दीजिए। 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस 2x4 और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है? लेस देन इक्वल टू 800। लेस देन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर मटेरियल ही 800 kg अवेलेबल है तो या तो हम 800 kg यूज कर सकते हैं या फिर उससे कम। ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अवेलेबल ही इतना है। ब्रैकेट में लिख देते हैं मटेरियल फर्स्ट अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मटेरियल सेकंड, वो भी लिमिटेड सप्लाई में है। ये देखो इसके लिए भी कांस्टेंट बना दो। वन x1, आप 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की जब x1 में मल्टीप्लाई होगी तो वो सिर्फ x1 ही रह जाएगा। 1x1 प्लस 2x2 और क्या लिखा था यहां पर? C बनाने में मटेरियल सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 0x3, वो तो 0 ही रहेगा जब 0 की x3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट आ जाते हैं प्लस 1x4 लेस देन इज इक्वल टू 300। ये क्या आ गया? मटेरियल सेकंड अवेलेबिलिटी कांस्टेंट। लेबर आवर्स, मशीन आवर्स की बात करते हैं। बनाओ, एक यूनिट बनाने में 8 घंटे हम यूनिट बना रहे हैं x1, तो 8x1 आवर्स लग जाएंगे प्रोडक्ट ए में। बी में 5 पर यूनिट है तो टोटल 5x2 प्लस सी में फिर से यहां पर 0, मतलब सी बनाने के लिए मशीन पर काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डी पर आ जाइए। 4x4 लेस देन इक्वल टू कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं? 500। लिख दो यहां पर मशीन आवर्स कैपेसिटी कांस्टेंट। और लास्ट रह गया लेबर आवर्स, उससे भी बना देते हैं। 3x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 प्लस 5x4 लेस देन इज इक्वल टू 900। लेबर आवर्स कैपेसिटी कांस्टेंट। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था? एक कांस्टेंट हम अपने आप से लगाकर चलेंगे। कौन सा? x1, x2, x3, x4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मीनिंग क्लियर था इसका? या तो आप ABCD प्रोडक्ट्स की कुछ यूनिट्स बनाओगे, यूनिट बनाओगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगी, और अगर नहीं बनाओगे तो 0। नेगेटिव तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती ना। तो इसे हमने क्या नाम दिया था? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव
कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये भी इजी है। चलें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाएंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12 पर। यह क्वेश्चन भी ओएम में इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ें, साथ में पढ़ रहे हो ना? देखिए, फॉर ए कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स A, B and C, the available data is given below। क्या दे रखा है? एक कंपनी है, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है जिससे रिलेटेड डेटा दिया है। ध्यान से पढ़ना। प्रोडक्ट ABC, मिनिमम सेल्स, ये क्या है? मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड पर मंथ। हर प्रोडक्ट की 1 महीने के अंदर आपको इतनी यूनिट्स बेचनी है। कितनी दे रखी है? A 20, B 40, C 60। इससे कम यूनिट नहीं बेच सकते हो, इतनी यूनिट बनानी ही पड़ेंगी। सेकंड टेबल में क्या दे रखा है? टेबल 2 ऑपरेशंस। अब आप इन्हें ऑपरेशंस कहें या आप इन्हें डिपार्टमेंट्स कहें, 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं। आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ABC, हर प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। टोटल आवर्स, टोटल अवेलेबल आवर्स पर मंथ। पर मंथ लिखा है तो ऊपर सेल भी तो पर मंथ ही दे रखी थी यहां पर। इसका मतलब ये क्वेश्चन मंथली है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो 2 आवर्स ए में, 4 आवर्स बी में, 4 आवर्स सी में, टोटल आवर्स 800 अवेलेबल है। इसी तरह ऑपरेशन सेकंड यानी डिपार्टमेंट सेकंड और ऑपरेशन थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम बहुत सिंपली बना ही रहे हैं। आगे बढ़ना। टेबल 3 प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट दे दिया है। ए बी सी से मिलने वाला प्रॉफिट पर यूनिट है 20, 30, 16। और नीचे क्या कह रहे हैं? टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रोडक्ट मिक्स कंप्यूट करने के लिए और प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। क्या करके देना है? फॉर्मुलेशन करके देनी है सिर्फ, यानी सॉल्यूशन नहीं करना है। जब यहां पर इन्होंने प्रॉफिट दे दिया था तो वो तो हम खुद भी समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम ये मिनिमाइजेशन नहीं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मुलेशन करेंगे आप मेरे साथ। आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 12। कितने तरह के प्रोडक्ट दिए हैं? 3 लिखें। लेट x1, x2 एंड x3 be the number of units of प्रोडक्ट्स। क्या नाम दिया था प्रोडक्ट्स का? A, B एंड C respectively to be produced ठीक है। हमें दे रखा है प्रॉफिट, जो कि हमें क्या करना होगा? मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट कितना है पर यूनिट? ये देखिए यहां पर दिया था ए से 20, बी 30, सी 16 और हमने यूनिट्स एज्यूम की हैं x1, x2, x3। तो मैक्सिमाइज फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दीजिए। मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू ए से मिलने वाला प्रॉफिट है पर यूनिट 20, हम यूनिट बना रहे हैं x1, 20x1 प्लस बी से 30
30x2 प्लस 16x3, ये हो गया ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज फंक्शन। सब्जेक्ट टू में देखो, ऑपरेशन 1 की बात करते हैं पहले। 2 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स एबीसी की पर यूनिट आवर्स कंज्यूम होते हैं और टोटल अवेलेबल आवर्स दिए थे 800। ये तो सर सिंपल है, हम बना सकते हैं। बनाओ फिर। सर हमने तो बना भी लिया, अच्छी बात है, देखते हैं। टू x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 लेस देन इज इक्वल टू, कितने आवर्स अवेलेबल थे फर्स्ट ऑपरेशन में? 800। लिख देते हैं यहां पर ऑपरेशन 1 इसी तरह ऑपरेशन 2 के लिए बनाओ। ए में 4 आवर्स, बी में 2 आवर्स, सी में भी 2 आवर्स। ये लो 4x1 प्लस x3 लेस देन इज इक्वल टू, इसमें कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 880 आवर्स। ऑपरेशन 2 कैपेसिटी कांस्टेंट, और एक ऑपरेशन और था 6x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इज इक्वल टू 720। कैपेसिटी कांस्टेंट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए इसमें एक और भी चीज दे रखी थी, ये देखो, ये क्या दे रखा है? कहने मिनिमम सेल्स रिक्वायरमेंट पर मंथ। आपने तीनों प्रोडक्ट्स की 20, 40 और 60 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली बेचनी ही है। अब एक बात बताइए, अगर एक ही 20 यूनिट्स की सेल मुझे करनी ही है, यानी मैं 20 यूनिट्स से कम नहीं बना सकता हूं, इतनी यूनिट्स मुझे मिनिमम सेल्स करनी ही है, तो मैं करूंगा तो तभी ना जब पहले प्रोडक्शन कर पाऊंगा। तो इसका मतलब एक ही कम से कम 20 यूनिट्स तो बनानी ही पड़ेंगी, यानी एक ही 20 यूनिट्स से कम नहीं होनी चाहिए। 20 तो हो सकती हैं, 20 से ज्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मिनिमम सेल्स आ गई। देखिए हमने एक ही कितनी यूनिट एज्यूम की है? x1। ये 20 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 20। इसी तरह बी प्रोडक्ट की भी दे रखी है मिनिमम सेल्स 40 यूनिट्स, यानी x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, और लास्ट में x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60। इसे हम क्या लिखेंगे? मिनिमम सेल्स। और लास्ट में हम अपने आप लगाते हैं x1 कोमा x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसे हमने क्या नाम दिया है? कांस्टेंट। बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फाउंडेशन में, सॉरी फाउंडेशन कह रहा हूं, ओएम में इंटरमीडिएट लेवल पर 10 मार्क्स का था। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझने की बात थी। और इसमें नई चीज क्या दे रखी थी? सिर्फ एक मिनिमम सेल्स ही तो दे रखी है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्लियर है? देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि फॉर्मुलेशन में माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है
आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ सिंपल से ही क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में हम रखेंगे इतना ही, और मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस चैप्टर में अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करें तो फॉर्मुलेशन, ये तो हम इक्वेशन सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, इन्हें सोल्व भी किया जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। वो हम सीखेंगे फिर से फाइनल में जाकर। अभी सिर्फ फॉर्मुलेशन ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो कि हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं, और यहां पर हम हर तरह के टेक्निकल और सिंपल सभी तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज का आप होमवर्क टिक करें जरा। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टिक कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। 13। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। 19। चलिए, आज के होमवर्क में सिर्फ आपके 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम ये फॉर्मुलेशन, ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।